हेलो फ्रेंड्स। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक रीढ़ की हड्डियों की बहुत कॉमन बीमारी है जो कि 20 से 40 के सालों में ये जनरली व्यक्ति के पाई जाती है और कई बार ये बच्चों में भी हो सकती है, जिसको जुवेनाइन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऐसा बोला जाता है। सिम्टम के अगर हम बात करें तो जनरली जो उसका नाम है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकिलोजिंग यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो बीच में आपस में वो फ्यूज हो जाती है, एक में से चिपक जाती है, जिसको एंकिलोजिंग बोला जाता है। और स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि वहाँ पे सूजन आने लगती है। इस वजह से इसका नाम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है और उस सूजन की वजह से ये फ्यूजन हो जाता है और ये इसकी बीमारी की पैथोलॉजी हो जाती है। तो सिम्टम की अगर हम बात करें तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जनरली वो स्टार्ट सैक्रोइलेक जॉइंट से होता है, यानी कि हमारे रीढ़ की हड्डियों का जो लास्ट जॉइंट होता है वो की कमर के जो हमारे हिप जॉइंट होता है वहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और पेशेंट को लोअर बैक एक कंटिन्यू पेशेंट को फील होता है, महसूस होता है, चलने फिरने में, मूवमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। कई बार जब सुबह उठते हैं हम तो उस टाइम वहाँ पे स्टिफनेस महसूस होता है, जकड़न महसूस होती है। जब हम वहाँ पे मूवमेंट वगैरह करें तो वो फिर से वहाँ पे अच्छा सा महसूस होने लगता है। सिम्टम्स अगर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो जो हमारा जो स्पाइन्स होता है, जो रीढ़ की हड्डियाँ होती है, वहाँ पे सूजन आके वहाँ पे वो स्टिफनेस महसूस हो जाता है। स्पाइन्स जो होते हैं, रीढ़ की हड्डियाँ जो होती है वो एक दूसरे से चिपक जाती है, इसलिए जो मूवमेंट करना होता है, स्पाइन का जो मेन फंक्शन होता है मोटिलिटी, यानी कि हम झुक सकते हैं, को कौन सी भी साइड पे झुक सकते हैं। लेकिन एंकिलोजिंग की वजह से जो फ्यूजन हो रहा है उसकी वजह से वो मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। और जनरली और अगर बढ़ जाए डिसीज तो मूवमेंट और चेस्ट एक्सपेंशन में भी डिफिकल्टी हो सकती है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं छाती फूलती है तो वो छाती फूलने के वक्त पे भी पेशेंट को पेन महसूस हो जाता है। और जो अगर बहुत अगर हमने प्रॉपरली इसको ट्रीट नहीं करा तो जनरली जो लेटर स्टेज में जो स्पाइन्स होते हैं ये सभी स्पाइन एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि हमारा जो बाम्बू होता है वैसे ही जैसे उसका अपीयरेंस होता है, इसलिए इसको बाम्बू स्पाइन भी बोला जाता है। कारण की अगर हम बात करें तो देखिए इसका एक ऐसा कोई फिक्स कारण नहीं, मेडिकल साइंस को अभी तक मालूम नहीं चला है। लेकिन कई केसेस में जेनेटिक फैक्टर वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो पेशेंट में HLA-B27 नाम का जो जीन है जो प्रेजेंट रहता है तो उन पेशेंट में संभाव्यता एंकिलोजिंग होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन सभी को होगी ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्रोमिनेंटली जो HLA-B27 पॉजिटिव वाले जीन वाले जो लोग हैं उनमें पॉसिबली ये हो सकता है, ऐसी शंका है। तो देखिए सिम्टम्स के हमने बात किया तो कई पेशेंट में एंकिलोजिंग के साथ आँख के भी कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे आँख में इरिटेशन होना, लाल होना, विजन में कोई प्रॉब्लम आना, ये भी समस्या देखी जाती है। वो भी एसोसिएट करती है जिसको एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन बोला जाता है, यानी कि हड्डियों से और सिम्टम जो होते हैं वो एंकिलोजिंग के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अभी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट का जो मोटिव होता है एंकिलोजिंग में, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो वहाँ पे पेशेंट में सूजन की वजह से बहुत बार फीवर भी आने लगता आता है। कई बार बहुत बार पेशेंट थकावट महसूस करता है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं, पेन हो गया, बहुत ज़्यादा जकड़न आ जाती है, उसको कम करना एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट का एक मोटिव होता है। दूसरा यानी कि जो मूवमेंट पेशेंट की रिस्ट्रिक्ट हो गई है, यानी कि जो फ्यूजन हो रहा है, जो जॉइंट शरीर की हड्डियाँ एक बीच में वो फ्यूज हो रही है, तो उसको कम करना और मोबिलिटी जो पेशेंट की होती है उसको एक्टिव रखना, ये तीन मोटिव ट्रीटमेंट के होते हैं। जनरली एलोपैथिक मेडिकल साइंस में इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सिम्टम को अगर हमें रिलीव करना है तो आप मॉडर्न मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट अगर क्योर आपको चाहिए तो वो प्रॉपरली मॉडर्न मेडिसिन में क्योर नहीं। होम्योपैथी में बहुत सारे मेडिसिन इसके लिए अवेलेबल है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, जो कि
पूरे क्योर के लिए हम इसको बोल सकते हैं, पूरा या शरीर से निकालने के लिए ये बहुत कारीगर में साबित हुए हैं, क्योंकि जेनेटिक डिसीज जो होते हैं ये डेफिनेटली होम्योपैथी में अगर अच्छे से अगर ट्रीटमेंट करते हैं प्रॉपरली, तो वो निकल जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और मोबिलिटी पेशेंट में सिम्टम्स को मोबिलिटी बनाए रखने के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है। उसको जो फ्यूजन हो रहा है वो फ्यूजन कम करने के लिए, अगर हो गया हो तो भी हम यहाँ पे होम्योपैथी ले सकते हैं, वो कि जो फ्यूजन है उसको निकाल के वहाँ पे मोबिलिटी फिक्स कर सके। तो इसके साथ फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक्टिव पेशेंट की मूवमेंट होना ये फिजियोथेरेपी से संभव है, और होम्योपैथी और फिजियोथेरेपी का अगर कंबाइन और सिनर्जिस्टिक अप्रोच अगर हम पेशेंट में एंकलोजिंग के देते हैं, तो लॉन्ग टर्म जो बेनिफिशियल इफेक्ट हुए है डिसीज के, वो हम रिकवर कर सकते हैं डेफिनेटली। तो देखिए, एंकलोजिंग एक क्रॉनिक बीमारी है। डेफिनेटली इसके ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को थोड़ा सा वक्त देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है तो उस टाइम पे आप जो पेन किलर्स है उसका डेफिनेटली इस्तेमाल कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए आपको होम्योपैथी और उसके साथ फिजियोथेरेपी डेफिनेटली लगने वाला है। So I hope this video is helpful for you. So thank you so much.